बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहा करता था। शिवा के बेटे और माधव बहू श्यामा की एक हादसे में मौत हो जाने के कारण उनके बच्चे राजू और श्रावणी शिवा के पास ही रहा करते थे। दोनों भी अपने पोता और पोती का अच्छे से ख्याल रखा करते थे, मगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण शिवा को घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शारदा शिवा से, अजी सुनते हो, हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, हमें जल्दी ही राशन लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा बाजार में काम की तलाश में चला जाता है। शिवा की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हुआ करता था। शिवा काम की तलाश में इधर उधर बाजार में घूम रहा था। तभी शिवा को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। शिवा दिन भर मजदूरी का काम करता है और घर लौटते वक्त उसकी दिन भर की कमाई सिर्फ 200 रुपए ही मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। शिवा शारदा से, शारदा, ये पैसे लो और इन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर आओ। इतने से रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोता और पोती का क्या होगा? वही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। तुम आज के लिए राशन तो लेकर आओ, बाद में देखते हैं। जी। ऐसा कहकर शारदा बाजार जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना पकाने लगती है। तभी शिवा की पोती शिवा से, दादाजी, आप ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक है। इस बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। दादाजी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। जी दादाजी। ऐसा कहकर श्रावणी अपने दादाजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी राजू दादी से, दादी, मुझे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और अंडे का आमलेट बहुत पसंद है। क्या तुम दादाजी को कहोगी कि वो हमें बनाकर खिलाए? अगले हफ्ते जरूर बनाएंगे, अभी ये खाना खा लो। राजू समझदार होने के कारण अपने दादी की बात जल्दी से समझ गया और दादी से, ठीक है दादी। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और जल्दी से सो गए। अगले दिन राजू और श्रावणी आंगन में खेल रहे थे। तभी श्रावणी राजू से, भैया, दादाजी कल काम करके कितने थक गए थे। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ श्रावणी, ये विचार तो मेरे मन में भी आया, मगर हम क्या कर सकते हैं? भैया, हमारे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और बटर आमलेट कितना अच्छा होता है। वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका स्वाद मुंह में ही रह जाता है। मैं सोच रही थी, अगर दादाजी एक रेडी लगाए तो, और उस पर पनीर की सब्जी, उसके साथ ही ऑमलेट बनाकर बेचे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, जब दादाजी घर पर आएंगे तो हम उन्हें ये बात बताएंगे। हाँ भैया, हम उन्हें जरूर बताएंगे। शाम के समय शारदा और शिवा आंगन में बैठे थे। तभी राजू और श्रावणी शिवा के पास आकर, दादाजी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ अगर हम बाजार में खाना बनाने की रेडी लगाए तो हम उस पर पनीर की सब्जी और आमलेट भी बेच सकेंगे। राजू, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो। हाँ शारदा, इन पैसों से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते ही राजू और श्रावणी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन शिवा बाजार में जाकर एक रेडी किराए पर लेकर आता है। उस पर शिवा खाने के पकवान रखकर बेचने लगता है। आज उनका पहला दिन था और इसी कारण उनके रेडी पर कोई नहीं आ रहा था। शाम के समय दो आदमी शिवा के रेडी पर आकर, अरे चाचा जी, आपने कब से रेडी लगाना शुरू किया? मजदूरी का काम करना छोड़ दिया क्या? बेटे, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा एक रेडी लगा लूं। अच्छा चाचा जी, मुझे एक ऑमलेट दीजिए और मेरे दोस्तों के लिए मसाला चीज ऑमलेट बनाइए। जी अभी बना के देता हूँ। शिवा एक प्लेट में ऑमलेट और एक मसाला चीज ऑमलेट बना के देता है। रंगा और उसका दोस्त ऑमलेट खाते हैं। तभी रंगा शिवा से, अरे चाचा जी, आपके हाथ को तो बहुत स्वाद है, मुझे ये ऑमलेट बहुत पसंद आया। आपका ये मसाला चीज ऑमलेट भी बहुत अच्छा है चाचा, हमें बहुत पसंद आया। चाचा जी, मुझे पनीर की सब्जी घर पर पार्सल दीजिए,
जी अभी देता हूँ। शिवा रंगा को पार्सल दे देता है। उस दिन शिवा का धंधा ज़्यादा नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि शिवा के हाथों में जादू है, उसने बनाया हुआ ऑमलेट और पनीर की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसके साथ ही शारदा रोटियां, दाल, राइस बनाकर बेचा करती थी। शारदा शिवा से, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा धंधा इतना अच्छा चलेगा, हमें इतनी तरक्की मिलेगी। हमारे पोता और पोती की आइडिया की वजह से हम हमारा व्यवसाय शुरू कर पाए। हाँ शारदा, हमारे पोता पोती बहुत ही होशियार है। जी, ऐसा कहकर शिवा अपना काम करने लगता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। राजू शिवा से, दादाजी, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला सकते हैं? ठीक है, तुम तुम्हारे और श्रावणी के दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला लेना। ठीक है दादाजी। राजू खुशी खुशी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर राजू अपने दोस्तों से, सुहानी, सुरेश, गोलू, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो हमारे घर तुम जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ, मैं भी जरूर आऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। राजू के दोस्त और श्रावणी के दोस्त बर्थडे के लिए राजू के घर इकट्ठा हो जाते हैं। शिवा और शारदा श्रावणी के लिए एक केक लेकर आते हैं। तभी श्रावणी अपने दोस्तों के बीच खड़ी होती है और केक को कट करती है, सबको खिलाती भी है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। शिवा और शारदा बच्चों को खाना परोसते हैं। खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाना खा लेते हैं। तुम सभी को खाना पसंद आया ना? राजू, ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों, कुछ और चाहिए तो मांग लेना। जी दादी। थोड़ी ही देर बाद खाना खाकर राजू के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और सभी बच्चे अपने घर जाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों की बातें सुन उनके पेरेंट्स शिवा के रेडी पर आकर खाना खाकर देखते हैं। सभी को वो खाना बहुत पसंद आता है। शिवा और शारदा दिन रात मेहनत करके अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे। उनके इस व्यवसाय में श्रावणी और राजू भी उनकी मदद कर दिया करते थे। शिवा के व्यवसाय की अब बहुत तरक्की होने लगी थी। अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव में शिवा की दुकान दादाजी की रसोई नाम से फेमस हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। कभी कभी छोटी सी कल्पना भी बहुत बड़ा काम कर जाती है। सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पति के देहांत के बाद वह मजदूरी का काम किया करती थी। उसे एक रानी नाम की लड़की थी जो स्कूल में जाती थी। शारदा जब मजदूरी का काम किया करती थी तब रानी स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। जब जब रानी को समय मिलता वो भी अपनी माँ के साथ काम पर चली जाया करती थी। दूसरे गांव में अगर मजदूरी का काम मिला तो शारदा रानी को लेकर दूसरे गांव चली जाती थी। एक दिन अपना काम खत्म करके शारदा जंगल के रास्ते से घर जा रही थी। तभी भूख लगने की वजह से शारदा और रानी एक पेड़ के नीचे रोटी खाने के लिए बैठ जाती है। शारदा रानी से, रानी बेटी, चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाना शुरू कर रही थी। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आकर, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। आइए माँ जी, हमारे साथ खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर शारदा बूढ़ी औरत को 2 रोटियां दे देती है। बूढ़ी औरत भूखी होने की वजह से वह 2 रोटी झट से खा लेती है। तभी बूढ़ी औरत, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को दो। उसकी बातें सुन शारदा ने उसे अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे दी। तभी बूढ़ी औरत ने वह रोटी भी खा ली। यह देख रानी बूढ़ी औरत से, दादी जी, लगता है आपको बहुत भूख लगी है, ये लीजिए, मेरे हिस्से की रोटी भी आप ही खा लीजिए। ऐसा कहकर रानी ने भी अपनी रोटियां बूढ़ी दादी को दे दी। बूढ़ी दादी ने रानी के हिस्से की रोटी भी खा ली। तभी बूढ़ी दादी शारदा से, क्या तुम्हारे पास इतनी ही रोटियां थी? देखिए माँ जी, मैं काम खत्म करके घर जा रही थी। हमने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ 6 ही रोटियां लाई थी। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
अगर आपको बहुत भूख लगी है तो माँ जी आप हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं आपको हर रोज आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतनी बनाकर खिलाओगी? अपनी जबान से बदलना नहीं, समझी? माँ जी मैं आपको जबान देती हूँ, आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगी और उसने एक बड़े राक्षस का रूप धारण कर लिया। तभी उस राक्षस को देखकर रानी बहुत डर गई और अपने माँ के पास जाकर खड़ी रह गई। शारदा डर गई थी, मगर उसने हिम्मत जुटाकर उस राक्षस से कहा, देखो मेरे कहे अनुसार मैं तुम्हें हर रोज रोटी खिलाऊंगी और जिस दिन मैं तुम्हें रोटी ना खिला पाई उस दिन मैं और मेरी बेटी अपने आप आकर तुम्हें सौंप देंगे। शारदा की बातें सुन राक्षस मान गई। शारदा और रानी अपने गांव लौट गए। तभी रानी शारदा से, माँ तुमने बड़ी खूबी से उस राक्षस से हम दोनों को छुड़ा लिया। नहीं बेटी, मैंने उस राक्षस से झूठ नहीं बोला। मैं सच में कल से उसे रोटियां बनाकर लेकर जाऊंगी। मैंने उसे वचन दिया है। ठीक है माँ। दूसरे दिन शारदा ढेर सारी रोटियां बनाकर एक टोकरी में भरने लगी। रानी ने भी उसकी मदद कर दी और वो दोनों टोकरी उठाकर जंगल में लेकर गए। वहाँ राक्षस शारदा से, वाह क्या खुशबू है, कहाँ है मेरी रोटियां? लाओ जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर राक्षस टोकरी की सारी रोटियां खा गई और राक्षस शारदा से, मुझे हर रोज ऐसे ही गर्मा गर्म स्वादिष्ट रोटियां खिलाना, वरना तुम दोनों को मैं ऐसे ही खा जाऊंगी। ऐसा सुनकर शारदा और रानी टोकरी लेकर घर लौट आए। वो दोनों हर रोज टोकरी भरकर रोटियां बनाती और उस राक्षस के लिए ले जाती। राक्षस भी बड़े मजे से गर्मा गर्म रोटी खाया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी शारदा से, माँ हमारे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा भी आटा बचा नहीं है और हमारे पास के पैसे भी खत्म हो गए हैं। अब हम क्या करें माँ? क्या करे बेटा, हम दोनों ने जबान दी है तो हमें जाना ही होगा। आज क्या होगा पता नहीं, उसका डर तो मुझे भी लग रहा है। उसी समय वह राक्षस बनी बूढ़ी दादी शारदा के घर आती है और शारदा से बूढ़ी औरत, आओ माँ जी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। इतने दिन मैंने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है, पर हमारे पास अब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तुमने तो आज हमें जंगल तक आने की तकलीफ से भी बचा लिया है। आज तुम हम दोनों को ही खा लो। ऐसा कहकर शारदा अपने बेटी को गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी एक देवी के रूप में बदल जाती है। वह बूढ़ी दादी राक्षस के सिवा देवी बनी देख शारदा और रानी अचरज से एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी देवी शारदा से, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा था तब तुम दोनों ने अपने पास की रोटी तो दी थी और अपने हिस्से की रोटी भी मुझे दे दी। मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैं परीक्षा लेने के लिए राक्षस में बदल गई और तुमने मुझे एक दिन भी नहीं कोसा और हर रोज अपने किए वादे के मुताबिक मुझे रोटी खिलाती रही। इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। मैंने तुम दोनों जैसा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे खाना खिलाकर संतुष्ट किया। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर देवी माँ ने हीरे, पैसे, सोने के सिक्कों का ढेर बना दिया। शारदा और रानी तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी देवी शारदा से, तुम अब अपनी पूरी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार सकती हो और हाँ, तुम्हारे ऊपर मैं एक और बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली हूँ। ऐसा कहकर देवी माँ ने अपना हाथ घुमाया और वहाँ एक जादुई छड़ी आ गई। वो छड़ी देवी माँ शारदा को देकर, तुम इस छड़ी को जैसे ही गोल घुमाओगी तब यहाँ ढेर सारी रोटियाँ तैयार होगी। तुम उन रोटियों को लेकर गरीबों में बांट देना। तुम गरीबों की सहायता कर उनकी भूख मिटाओगी। ऐसा कहकर देवी माँ आशीर्वाद देकर वहाँ से अदृश्य हो गई। तभी शारदा ने कीमती हीरे, जवाहरात, सोने के सिक्के और पैसे अलमारी में रख दिए और कुछ पैसों से शारदा ने नया घर भी बनवाया और उसमें रहने लगी। अगले दिन से शारदा उस जादुई छड़ी की सहायता से रोटियां बनाने लगी और रानी उन रोटियों को एक टोकरी में भरने लगी। पर्याप्त रोटियां जब बन जाए तब शारदा उसे बंद कर दिया करती थी। शारदा वो रोटियां हर रोज गरीबों में बांटती थी और कुछ रोटियां मंदिर में भी दान किया करती थी। वो रोटियां बांटते बांटते अपना जीवन हंसी खुशी गुजार रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि जिंदगी में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए और भूखे की हमेशा भूख मिटानी चाहिए। कब हमारा नसीब चमक जाए ये हमें भी पता नहीं चलता। इसीलिए अच्छे कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। मुंबई नाम के शहर में सुबोध नाम का आदमी एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। उसके परिवार में पत्नी रेखा और बेटी राधा रहती थी। सुबोध की तनख्वाह अच्छी होने के कारण उसका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था। रेखा के हाथों के पकवानों को बहुत ही स्वाद था। एक दिन सुबोध अपनी पत्नी रेखा से, रेखा, कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अच्छा खाना बना के रखना। कल हमारे घर पर कितने लोग आएंगे? लगभग 10 लोग आएंगे। ठीक है, कल खाना बनाकर रखूंगी। ठीक है। ऐसा कहकर सुबोध ऑफिस में चला जाता है। अगले दिन सुबोध ऑफिस के लोगों के साथ घर लौट आता है। घर आते ही खाने की खुशबू से सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे भाई सुबोध, खाने की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चलो राजन, तुम्हें अभी खाना खिलाता हूँ। हाँ चलो जल्दी। ऐसा कहकर राजन और बाकी के सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मेहमान खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबोध की नौकरी अच्छी चल रही थी। तभी कुछ ही महीनों में कंपनी के हालात खराब होने के कारण बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। उसमें सुबोध भी एक था। सुबोध उस दिन जल्दी घर आ जाता है। उसे देख रेखा सुबोध से, आज आप इतने जल्दी कैसे घर वापस आए? रेखा, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी के हालात बहुत खराब होने के कारण कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल डाला। मगर ऐसे कैसे निकाल डाला? कुछ बताया भी नहीं। रेखा की बातें सुन सुबोध मन ही मन बहुत सोचने लगता है और सोचते सोचते घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसके पुराने आवारा दोस्त उसे मिल जाते हैं। उनके साथ सुबोध बैठ के दारू पीने लगता है। उस दिन सुबोध बहुत दारू पीकर घर लौटता है। सुबोध घर आते ही रेखा से, रेखा, ओ रेखा, जल्दी से मुझे खाना परोसो। जी अभी परोसती हूँ। ऐसा कहकर रेखा सुबोध को खाना परोसती है। सुबोध खाना खाकर सो जाता है। अब ये हर रोज होने लगा था। जब से सुबोध की नौकरी गई थी तब से सुबोध ने पीना शुरू कर दिया था। वो घर में से पैसे लेकर जाया करता था। रेखा उसे रोकने की कोशिश करती तो सुबोध उसे मारपीट किया करता था। एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाने के कारण घर में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। ये देख रेखा बहुत चिंतित हो जाती है। वो मन में सोचती है, अगर मैं कुछ काम धंधा करके पैसे कमाऊं तो मेरी गृहस्थी अच्छी चलेगी, खाने के लाले तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर रेखा सुबह उठकर कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उसे टोकरी में डाल के बाजार में बेचने चली जाती है। उसकी मिठाइयों की खुशबू से बहुत से लोग उससे मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। रेखा की सारी मिठाइयाँ बेची जाने के कारण वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी दोस्त हेमा उसे मिलती है। हेमा रेखा से, अरे रेखा, तुम यहाँ बाजार में क्या बेच रही हो? मैं यहाँ मिठाइयाँ बेच रही हूँ हेमा। रेखा, तुम अचानक से मिठाइयाँ क्यों बेच रही हो? सुबोध भाई साहब की तो अच्छी खासी नौकरी है, फिर भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? उनकी नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे, इसीलिए मैंने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं था रेखा। वैसे तुम्हारे हाथ की मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट होती है। मुझे भी देना 1 किलो मिठाई। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रेखा हेमा को मिठाई देती है। हेमा मिठाई लेकर घर चली जाती है। रेखा भी मिठाई लगभग बेची जाने के कारण घर लौट आती है। अब घर आते ही रेखा पैसे गिनती है और मन में, इसमें से कुछ पैसे अलग निकाल के रखती हूँ, राधा बड़ी होने के बाद काम में आएंगे। ऐसा कहकर रेखा कुछ पैसे एक गुल्लक में डाल के बाकी के पैसे अपने पास रख देती है। उस दिन भी सुबोध को पैसे चाहिए थे। उसे घर के एक जगह में पैसे दिखाई देते हैं। तभी उसने वो पैसे लिए और दारू पीने जा रहा था। तभी रेखा सुबोध से, अजी आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे पैसे खर्च करेंगे तो हम खाएंगे क्या? चल हट, मुझे जाना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर रेखा को सुबोध धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाती है। ये देख राधा उसके पास चली आती है। माँ, तुम्हें पिताजी ने ऐसे धक्का क्यों दिया? राधा, मेरा ही ध्यान नहीं था, इसीलिए मैं गिर गई। चलो हम खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर
राधा और रेखा घर में चले जाते हैं। घर में जाकर राधा और रेखा खाना खा लेती है। खाना हो जाने के बाद दोनों सो जाती है। उस दिन से सुबोध को जुआ खेलने की आदत पड़ गई। उसकी वजह से सुबोध ने सारे पैसे गंवा डाले और उसने खुद का रहने का घर भी वहां पे बेच डाला। नशे की हालत में वो क्या करता उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब एक दिन एक आदमी उसके घर आकर, अरे सुबोध, ये घर खाली करो भाई। और कितने दिन रहोगे मेरे घर में? आप ये क्या कह रहे हो भाई साहब? हमारे ही घर से हमें ही निकलने के लिए कह रहे हो? बहन जी, ये घर मेरा है। तुम्हारे पति ने मेरे नाम पे करवा दिया है ये घर। तुम्हारे पति ने इसके बदले में मुझसे पैसे लिए थे। जुए में हार गया होगा तुम्हारा पति वो पैसे। रेखा ये सब सुन चुप हो जाती है और उस आदमी से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे पति ने ये घर भी बेच डाला। मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपका घर खाली कर दूंगी। ऐसा कहकर रेखा घर में चली जाती है। उसकी आंख में से आंसू बहने लगे थे। अगले ही दिन रेखा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अब ये सब उसकी सहेली सुषमा देख रही थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुषमा रेखा से, अरे रेखा, तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अब ये घर हमारा नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो रेखा? वो पता नहीं सुषमा, सिर्फ ये घर खाली करवाना है। रेखा, तुम चाहो तो तुम मेरे घर में किराए से रह सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सुषमा, मेरी तो बहुत मदद हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे किराए पे रहूंगी तो। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर। हाँ। ऐसा कहकर रेखा सुषमा के साथ उसके घर चली जाती है। अब रेखा, सुबोध और राधा अच्छी तरह से उस घर में रहने लगे थे, मगर घर की जिम्मेदारी रेखा के सर पर आने की वजह से रेखा को काम करना पड़ता था। अब रेखा बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती और बाजार में जाकर बेचा करती थी। इन सब में राधा अब बड़ी हो गई थी। राधा अब अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी। ये सब देख रेखा बड़ी खुश हुआ करती थी, मगर उसे उसकी बेटी की शादी की चिंता थी। इसीलिए रेखा थोड़े थोड़े जमा किए हुए पैसे बेटी की शादी के लिए रखती थी। मगर एक दिन सुबोध का एक्सीडेंट हो गया। सुबोध का अस्पताल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। उसमें रेखा ने जमा किए हुए सारे पैसे खर्च हो गए, मगर सुबोध बच न सका। ये सब सुन रेखा और राधा बहुत फूट फूट कर रोने लगे। आज उनके घर का सहारा ही चला गया था। अब रेखा के मन में अपनी बेटी की शादी का ख्याल आता है, मगर पास में पैसे ना होने के कारण वो फिर से काम करने लगती है। एक दिन रेखा की सहेली हेमा उसे दिखती है। तभी हेमा रेखा से, रेखा, सुबोध भाई साहब का तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों अच्छी है हेमा, तुम्हारा कैसे चल रहा है? मेरा तो सब ठीक है। मेरे मन में कितने दिनों से एक बात थी, तुम कहो तो पूछूं? हेमा, इसमें पूछने की क्या बात है, पूछो। रेखा, मेरा बेटा अच्छी कंपनी में काम करता है और मैं चाहती हूँ कि राधा मेरे घर की बहू बने। ये सब बातें सुनकर रेखा हेमा से, हेमा, मेरी राधा अगर तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो मेरी राधा के भाग ही खुल जाएंगे, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लड़की के सिवा कुछ नहीं चाहिए रेखा। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और शादी का सारा खर्चा मैं ही करूँगी। ये सब सुन रेखा की आंखों में से आंसू बहने लगे। अब रेखा हेमा के गले लग जाती है और हेमा रेखा से, तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो रेखा, मैं सब संभाल लूँगी। और रही बात पैसों की, तो वो आज है तो कल नहीं। हाँ हेमा, मुझे तुम जैसी सहेली मिली, मेरे तो भाग ही खुल गए। दोनों की बातचीत चल रही थी, तभी राधा वहां आ जाती है। रेखा राधा से, राधा, हेमा चाची का आशीर्वाद लो। ऐसा कहते ही राधा हेमा के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। अब कुछ ही दिनों में हेमा के बेटे गोविंद के साथ राधा की शादी हो जाती है। जैसा रेखा ने सोचा था, उससे कई बेहतर शादी राधा की हुई थी। ये सब देख रेखा बहुत खुश हो गई थी। अब रेखा भी अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रही थी। एक गरीब को लड़की की शादी करवाना सच में बहुत ही कठिन काम होता है। और तो और हमारे समाज में दहेज प्रथा होने के कारण लड़कियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। इसीलिए हमें इन सब का विरोध करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।